पास मतलब अवंती से मतलब टीचर्स भी आ रहे होंगे, आपके स्कूल्स में आ रहे हैं क्या? मैम अभी स्कूल ही नहीं जा रहे, स्कूल ही नहीं जा रहे। अच्छा ठीक है, फिर वो 12th में जा रहे होंगे, 12th के स्टूडेंट्स के पास। मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी ये बोला था, आज एक बार फिर बोल रही हूँ, तुम लोग अब कहाँ जा रहे हो बच्चा, 10th से 11th में जा रहे हो, राइट? तो तुम्हारे लिए ना हर एक चीज नई है। जो तुम 10th में केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, 10th में फिजिक्स पढ़ के आए हो, 10th में बायो पढ़ के आए हो, वो सब चीजें तुम्हें अलग अलग दिखाई दे रही होंगी। अब तक 4 क्लासेस ले चुके हो, 3-4 क्लासेस ले चुके हो, राइट? फिजिक्स में भी डिफरेंट लग रहा होगा, केमिस्ट्री में तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है। बायो में भी अलग ही होगा, ठीक है? तो मतलब तुम्हारे लिए ना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जो 11th से, जो 11वीं से 12वीं में गए हैं, उनको मुश्किल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उन्होंने 11वीं कर ली है अच्छे से, अब वो 12वीं में मस्त मजे से 11th भी रिवाइज करेंगे और 12th तो कर ही रहे हैं साथ साथ। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपने ली है साइंस। मेडिकल के स्टूडेंट हो सभी के सभी, एडमिशन करा लिया स्कूल में? अभी नहीं हुआ है। तो मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरी क्लास में आज जितने 24 बच्चे बैठे, देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई तो पूरे साल करनी है हमें। मैं मान के ये चल रही हूँ कि जो मेरे पास ये 24 बच्चा आया है, 24 बच्चे हो तुम, डेली पहली बात तो रेगुलर रहोगे, और तुम मेडिकल ही लेने वाले हो। इट मीन्स तुमने सोच रखा है कि मुझे तो बायो ही लेनी है और उससे मेरे को नीट का एग्जाम देना है। हो सकता है कि अभी ज्यादा सीरियस ना हो तुम लोग, क्योंकि जस्ट अभी तुम बोर्ड्स दे के आए हो, है ना? लेकिन तुम अगर मेडिकल ले रहे हो, इट मीन्स तुम कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हो? नीट का एग्जाम टारगेट कर रहे हो, राइट? ठीक है। अब तुम क्योंकि 10th से बच्चा 11th में आए हो, तो तुम्हें केमिस्ट्री देखने को मिल रही है कि कैसी है, जिसमें पहला चैप्टर ये बहुत भयंकर वाला, मैं डरा नहीं रही हूँ, बस बता रही, मोल कंसेप्ट। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चे, जिसको आप नहीं पढ़ोगे ना, इससे क्वेश्चन एक ही आता है, नीट में एक ही क्वेश्चन आता है और वो इजी आता है, कर लोगे, इतना विश्वास है मुझे तुम पे। जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा लूंगी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये वाली चीज बोल सकती हूँ कि तुम लोग कर लोगे, राइट? तो जी मोल कंसेप्ट है ना, इसको पढ़ना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि नीट में आता है, वो तो एक ही क्वेश्चन आता है। इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरा फिजिकल केमिस्ट्री की जो ब्रांच है, केमिस्ट्री की जो ये ब्रांच है, पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपको मोल कंसेप्ट कितने अच्छे से आता है। बार बार हर एक चैप्टर में मैं यूज करूंगी मोल कंसेप्ट। अभी मैं तुम्हें ये पढ़ा रही हूँ, है ना, आगे मैं तुम्हें इक्विलिब्रियम भी पढ़ाऊंगी, थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाऊंगी, स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़ाऊंगी, वहां पे बार 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 मोल कंसेप्ट का कुछ ना कुछ यूज जरूर होगा, ठीक है? एंड आई नो कि ये चैप्टर ना इजी तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट बोले तो वैसा वाला डिफिकल्ट नहीं, 10th से 11th में आए हो, सारी चीजें तुम लोगों के लिए नई हो गई हैं, इस वजह से ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। मुझे भी लगता था जब मैं 11th क्लास में थी, मुझे भी, मेरी भी फटती थी इस चैप्टर को देखकर, सच बता रही हूँ, ठीक है? और किसी से पूछ लो 12th में जो तुम्हारे सीनियर होंगे, वो कहेंगे अरे यार मोल कंसेप्ट में तो ना बहुत मेहनत करनी पड़ी थी हमें, राइट? तो अब तुम्हें क्या करना है बच्चे, क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करना है। मतलब मैंने तुम्हें पता है मोल कंसेप्ट का करा दिया है, राइट? तो तुम्हें जो मैंने वो जो मॉड्यूल दिया है, उसमें से तुम्हें क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करने हैं, ठीक है? पहले इजी इजी क्वेश्चन लगाओ, बिल्कुल इजी इजी टाइप, दिख भी रहे होंगे कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है। इजी इजी क्वेश्चन लगाओ। इजी इजी क्वेश्चन लगाने से होगा क्या बच्चे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है? कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारा मन करेगा चीजों को करने का। बट अगर आप ये सोच के बैठे हो कि अभी बहुत टाइम है, स्कूल ही शुरू नहीं हुआ, एडमिशन ही नहीं लिया अभी, तो मैं क्यों करूं मॉड्यूल सोल्व, तो ऐसे मत करना, बाद में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा 11th का। तो अभी से बोल रही हूँ, डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, कोई बात नहीं, ठीक है? मैं बैठी हूँ यहाँ, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ट्राई तो मारो। जब तक ट्राई नहीं करोगे
तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं? समझ रहे हो मेरी बात? आपको ना बच्चे वो बोलते हैं ना, ये लाइफ के 2 साल है ना, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, ट्रस्ट में। ये लाइफ के 2 साल आप लोगों ने ढंग का पढ़ लिया तो ये आपकी लाइफ बना भी सकता है और आपकी लाइफ खराब भी कर सकता है। इट्स टोटली अप टू यू। शुरू से ही सीरियस होके चलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। बेशक क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, बट मुझे अंदर से ये तो फील होगा कि चलो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, तभी डाउट आ रहा है। क्योंकि जब तक हम कोई चीज नहीं पढ़ते तो डाउट भी काहे का नहीं आता है। समझ रहे हो? एग्री करोगे इस बात पे? ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है ना, क्वेश्चन को करना शुरू करना है। मैम क्वेश्चन को कैसे शुरू करें? डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाओगे, पहले मेरा नोट जो जितना मैंने करा दिया वो नोट्स पढ़ो। अभी तो आपके पास फुल ऑन टाइम है, आज की छुट्टी है वैसे तो, अभी तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं तुम लोगों के लिए, तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है मोल कंसेप्ट पे पकड़ बनाने की। उसके बाद तो हो जाएगा चैप्टर। आपको जो पूरे 11th में डिफिकल्ट लगने वाला है वो यही एक चैप्टर रहता है, बाकी तो हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो आपको क्या करना है बच्चे, क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है और मैम को ये दिखाना है कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग अब आ ही गए हो मेरी क्लास में, आप लोगों ने डिसाइड ही कर लिया है कि मैम मैं तो मेडिकल ही लूंगा, केमिस्ट्री ही पढ़ूंगा। तो जब डिसाइड कर लिया है तो उसको जो आपने डिसीजन लिया है बच्चे, उसको आपको फिर एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा अपने प्लान को, कि आपने क्या सोचा। क्लियर है? मेरे को अब आप बड़े हो रहे हो धीरे धीरे, है ना, अब 11th में आ गए हो, सीनियर बन गए हो आप, राइट? तो आपको बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, बच्चे पढ़ लो। आप लोगों को खुद समझ आए, आप यहाँ पे आए हो, है ना, ठीक है, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो बेटा, 3 घंटा टाइम दे रहे हो तुम टीचर्स को यहाँ पे, 3 घंटा। तो मतलब आप लोग सीखना तो चाहते हो। अब वो सीखोगे कैसे? जब अपनी नोटबुक निकालोगे, देखो अपनी नोटबुक निकालोगे और पेन निकालोगे, जब हाथ चलाओगे ना तभी सीखोगे। समझ में आ गई बेटा? यस मैम। यस मैम। अब दक्ष मेरे से ना कंटिन्यूसली 2-3 दिन से क्वेश्चन पूछ रहा है। 1-2 स्टूडेंट ने और भी पूछा होगा, सच बताओ तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं तो घुस रही है बात कि पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर इजी नहीं है। पढ़ाई मतलब मेडिकल ले रहे हो, इजी बात नहीं है। अब तुम्हें मैं बताऊं, जिन बच्चों का नीट का पेपर है ना 7 मई को, वो बच्चे सो नहीं रहे हैं, तुम लोग मानोगे? वो लोग 15-15 घंटे लग रहे हैं, 15-15 घंटे। सोचो कितना पढ़ना पड़ रहा है उनको कि एक अच्छा मेडिकल कॉलेज उनको मिल जाए। ठीक है, इसीलिए आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपना 11th स्ट्रॉन्ग करो। 12th तो मैं आपको गारंटी देती हूँ 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11th में आएगी शुरू शुरू में, क्योंकि नया नया सब कुछ है, बट 12th में आते ही तुम्हें सब चीजें देखना इतनी आसान लगेंगी, पता भी नहीं चलेगा 1 साल कब निकल। ठीक है मैम, जैसे 9th में डिफिकल्टीज आई थी। जी हाँ, जैसे बोलते हैं ना आप लोगों को 8th से 9th में एकदम से सब चेंज हो जाता है और 10th में आते ही आप लोगों को ये बोला जाता है, मुझे भी बोला गया था कि अगर 9th कर ली तो बेटा तू 10th भी कर लेगी, है ना। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए 11th को निपटा दिया तो 12th भी निपटा दो। ठीक है, चलो ठीक है। ज्ञान थोड़ा सा मैंने देना बहुत जरूरी था बेटा, तुम लोगों को बहुत जरूरत है। ठीक है, चलो एक बार ना ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो तुम फंसते हो ना, मैंने दक्ष को भी देखा है, वो ऐसे क्वेश्चन भेज रहा था, हो सकता है किसी और ने भी ट्राई किए हो, तो वो नंबर ऑफ एटम्स जहां निकालने होते हैं ना वहां फंसते हो। ठीक है, तो बेटा देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को ना आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो, या आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लो, क्योंकि आपको एटम बताना है। समझ रहे हो मेरी बात बेटा? तो आप लोग मुझे बताएंगे, जिन्होंने मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ा है, क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं क्या निकाल लूं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा या नंबर ऑफ मोल? मतलब दोनों से निकाल सकते हो, जिसमें आपकी पकड़ बन चुकी है, मैं वही मेथड से आप लोगों को करवा दूं। मैम ऐसे नहीं कर सकते
बेटा एटम बाय एवोगैड्रो नंबर, लेकिन ये क्या दिया हुआ है तुम्हें? मॉलिक्यूल। अगर आपको मेरी लास्ट क्लास याद हो, अगर याद हो किसी को, मुझे नहीं पता याद है कि नहीं, तो हमने क्या किया था, मॉलिक्यूल्स निकाल दिए थे, हमने Yes, एटम्स तो निकाले ही यस नहीं थे। मैम। किसी ने ये Yes. चीज नोट्स पढ़ के नोटिस नहीं किया कि Yes. हमने तो मॉलिक्यूल्स निकाल दिए थे, लेकिन पूछ क्या रहा है, एटम्स निकाल रहा है, यानी कि हमने तो इन सबको ऐड करके मल्टीप्लाई नहीं किया था उसको। समझे मेरी बात को, क्या बोल रही हूँ मैं? Yes, ma'am. जैसे देखो, अब मैं ये क्वेश्चन जैसे करा रही हूँ ना, वो देखो, सबसे पहले बच्चे जिनके साथ मेरी नई क्लास है वो प्लीज मेरी जो पहले 2 लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग है बच्चे, बहुत ध्यान से पढ़ोगे। एंड जितने भी यहाँ पे तुम 25 बच्चे बैठे हो, 25 के 25, संडे है ना छुट्टी परसों, वो मेरे दोनों लेक्चर देखोगे। समझ में आ गई सबको? चाहे जिसको कितना अच्छे से समझ में आया हो, या किसी को कम समझ में आया हो, या किसी को जम्मा ही समझ में ना आया हो। ऐसा भी कोई बच्चा है क्या जिसको कुछ ही ना समझ में आया हो 2 क्लासेस में? देखो, हेजिटेट नहीं होना है, सबको कुछ ना कुछ समझ में आया था। Yes, ma'am. चलो आज हम ट्राई करते हैं उस चीज को, अगर किसी को थोड़ा कम समझ में आया था उसको थोड़ा पॉलिश करते हैं, है ना? तो हमारा मैजिकल, हम स्लो चलेंगे, और हमारा स्लो चल रहा है तो चलता रहे, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको एक मैजिकल फॉर्मूला लिखवाया था, सब अपनी नोटबुक में वो मैजिकल फॉर्मूला लिखेंगे, बिना पेन और नोटबुक के मेरी क्लास में नहीं बैठोगे। लिखो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन नंबर ऑफ, दोनों तरीकों से करवा दीजिएगा। हाँ जी बच्चा, आप दोनों तरीकों से बता देना एक बार। हाँ दोनों से बता देती हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना। फिर यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक फिर मैं क्वेश्चन भी दूंगी, करवाने के बाद एक क्वेश्चन दूंगी, फिर वो तुम करना। टोटल यानी कि सिंपल लिख देती हूँ एवोगैड्रो नंबर, राइट? और क्या था, गिवन वॉल्यूम बाय, क्या लिखती थी नीचे? 22.4 STFP। ठीक है, ये मैंने कहा था याद रखना। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के तरीके हैं। अगर आपको मास दिया हुआ है तो फिक्स्ड मास से डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूल्स या एटम या आयंस दिए हुए हैं तो फिक्स्ड उससे डिवाइड करोगे, वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसके फिक्स्ड वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। अब मुझे यहाँ देख रहा है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल है, पूछा मुझसे एटम हुआ है, बट दिया क्या हुआ है, यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मॉलिक्यूल्स लिख दिया। क्या समझे कि नहीं समझे? चलो यस मैम। ठीक है, अब मेरे पास एक मास दिया हुआ है, मेरे पास मॉलिक्यूल है, तो मैं ये वाला यूज कर लूं रिलेशन? यस मैम। ठीक है, तो मुझे ये बताओ गिवन मास कितना है ग्लूकोज का? 18 ग्राम। 18। और मोलर मास कितना है? 180। 180। मोलर मास हम ग्राम पर मोल में लिखते हैं, राइट? ठीक है, चलो अभी इसको भी छोड़ दो ताकि और कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो हाँ बोलो बेटा। मैम एक बार और बता देंगी मोलर मास कैसे निकाला जाता है? ओके, मोलर मास बेटा देखो कैसे निकाला जाता है, जितने भी इस मॉलिक्यूल्स में एटम है ना, जितने भी, सबके मास लिखो और सबको क्या कर दो, ऐड ऑन कर दो। जैसे 6 कार्बन है, एक कार्बन का मास होता है बच्चा 12। करके आए वो टेबल लर्न जो मैंने आप लोगों को बताई थी? मैम अभी अच्छे से लर्न नहीं हुआ, थोड़ा बहुत। हाँ लर्न करना। ओके मैम। 12 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। 6 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास होता है बच्चा कितना, 16। इसको सोल्व करो, देखो 180 आ रहा होता। अगर यहाँ पे मान लो 180 AMU होता, व्हाट डू यू मीन बाय AMU? कि एक ये मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का। जब मैं इस AMU को ग्राम से रिप्लेस कर देती हूँ, इट मीन्स मेरे पास ये किसका मास है, 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। जो मैंने आपको मॉड्यूल दिए हैं वहां पे ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि AMU और ग्राम में क्या डिफरेंस है। दक्ष ऐसे क्वेश्चन थे ना? ओके, बाकी भी ट्राई करना, जिसने नहीं किए हैं मैं देखूंगी ग्रुप में किसके डाउट्स आ रहे हैं। ऑनेस्ट रहना खुद से। चलो इतना समझ में आ गया आकांक्षा कैसे निकाला बेटा मैंने?
यस मैम। चलो, अब मुझे पता है, मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पता है, तो मैं निकाल लूंगी कितने हैं, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। कितना होता है बच्चा? 6.022 into 10 की पावर 23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे बच्चे, निकालना एक बार। 18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 180। यस मैम। तो ये कितना आ जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 22। इतने मॉलिक्यूल्स हैं किसके बच्चे? ग्लूकोज के 18 ग्लूकोज ग्राम। के। ग्लूकोज के किसमें? 18 ग्राम में। क्लियर हो गया इतना? यस मैम। चलो, इतना समझ में आ गया? क्या मैं इसको इरेज कर सकती हूँ? बिकॉज आई नीड स्पेस बच्चे। यस मैम। तो मैंने ये लिख के रख लिया साइड में इतना। ये ध्यान रखना, किसके आए हैं ये? ग्लूकोज के आए हैं इन 18 ग्राम, राइट। अच्छा, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम। मुझे ये पता है 1 मॉलिक्यूल जो होगा ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, उसमें कितने एटम हैं बच्चे? 12 और 6 18 और 6 24। हाँ या ना? यस मैम। निकाले कितने हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? कितने एटम्स होंगे ग्लूकोज के? बोलो, समझ में आया या नहीं आया? हम आ गया। एक तो ये तरीका है, इसको अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं दूसरा मोल से कैसे निकालना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके मैम। ठीक है, आप एक मॉलिक्यूल में ये नहीं लिख सकते हो 24 इंटू एवोगैड्रो नंबर। बात हो रही है एक मॉलिक्यूल की, समझ रहे हो? डिफरेंस समझ रहे हो ना बच्चा? यस मैम। तो ध्यान रखना, 1 AMU मतलब होता है मास ऑफ 1 एटम या मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। जब मैं उस AMU को ग्राम से कन्वर्ट कर देती हूँ तो वो मास बन जाता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का। अब वो चाहे पार्टिकल तुम्हारे एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल, राइट। सबने नोट डाउन कर लिया इसको? यस मैम। इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? क्या कर दूं बच्चा? 2 मिनट बस। अच्छा, कर लो कर लो कर लो। 2 मिनट तो मत लेना, 1 मिनट सफिशिएंट है। मैम 24 के मल्टीप्लाई 6.022 में होगी या मैम नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही छोड़ दे? ऐसे ही छोड़ दे बेटा। ओके। और अगर होगी भी तो 24 इंटू 6 ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, हम इजिली उसको मल्टीप्लाई करके वहां पे आंसर, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या। अगर ऑप्शन में ऐसे ही छोड़ा हुआ है तो आप भी ऐसे ही छोड़ देना, अगर मल्टीप्लाई किया हुआ है ऐसे ही मल्टीप्लाई करना। 144.528 आ रही है मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, अभी रेस कर दूं क्या बेटा इसको? यस मैम। चलो, ये तो था पहला तरीका जहां पे मैंने मॉलिक्यूल्स को लेके किया। अब मैं मोल्स को लेके करती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले, 0.5। जो इजी लगे वो लिखना। गिवन मास बाय, गिवन मास इज व्हाट? 18 ग्राम। मोलर मास क्या है? 180 ग्राम। तरीका वही है, बस उसको थोड़ा सा घुमा के बोल रही हूँ मैं, और कुछ नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 0.1 मोल। 0.1 मोल। बढ़िया। मुझे ये बताओ, 1 मोल ग्लूकोज में, या इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, 1 मोल C6H12O6 में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 24 इनटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर। क्यों? क्योंकि अब मैं बात कर रही हूँ 1 मोल की बात कर रही हूँ, समझ आ गई? 0.1 मोल में कितने होंगे? 24 इंटू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। बोलो, क्या वही आंसर नहीं आ गया? यस मैम। यस मैम। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट? जाएगा। नो फील मैम। आ रही है? No, ma'am. फील आ रही है? ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है
दक्ष ने, मैं दक्ष तुम्हारा क्वेश्चन ले रही हूँ बेटा एक बार। दक्ष, ओके, इसको इरेज कर दूं? यस मैम। कर दिया। एक ये दक्ष ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, वो ये बोल रहा था, तुम खुद ट्राई करना पहले, फिर मैं बताऊंगी कहाँ फंस रहे हो तुम लोग। इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 196 AMU H2SO4 R। थोड़ा सा टाइम लो, 10 सेकेंड का, 15 सेकेंड का। क्वेश्चन को रीड करो एंड देन उसका आंसर क्या होगा मुझे हैंड रेस करके बताओ। दक्ष अब तुम भी ट्राई करो बेटा, हो सकता है अब हो जाए। मैम सल्फर का मोलर मास 32 होता है ना? AMU में है, ध्यान रखना। इसका मैं बता देती हूँ, 98 होता है। मैम 2 into एवोगाड्रो नंबर होगा। एक मिनट, एवोगैड्रो लोगे? मैम एवोगैड्रो 14 लोगे? एटम्स। वेरी गुड, 14 शाबाश। atoms। किसने बताया? सब पहले तो ना अपने दिमाग से यही निकाल दो कि यहाँ पे एवोगैड्रो लोगे, भैया AMU में है। लक्ष्य समझे? यस मैम। निकालो एक बार, सबका 14 आ रहा है, नहीं तो फिर मैं निकलवाती हूँ। मैम यस 13। मैम 14 ही आ रहा है। और आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रखे थे, मैं आपको ऑप्शन भी बता देती हूँ। पक्का फंसते तुम लोग अगर थोड़ा सा, अगर दिमाग कहीं और चला जाता तुम लोगों का। ये आंसर, ये ऑप्शन थे तुम लोगों के, A B C D। मैम ये क्वेश्चन करा दो। करवा रही हूँ। कोई और है बच्चे जिसका आंसर नहीं आया 14? सिर्फ हैंड रेज करो। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, आप नया नया सीख रहे हो, गलतियां होंगी, डाउट्स आएंगे मैम और 14 आने भी चाहिए। हैंड रेज कर लो जिसका नहीं आया 14 आंसर। मंतशा, अमन, ओके। 15 बच्चों का नहीं आया, सच्ची बताओ? 16। मैम एवोगाड्रो नंबर से कर दिया था इनटू। अच्छा कोई नहीं, 14 स्टूडेंट्स का नहीं आया आंसर। जिसका आ गया वो हैंड्स डाउन कर लो, अगर उन्होंने हैंड रेज किया हुआ बेटा तो। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ अभी 10 बच्चों का हाथ है, 10 या 12 बच्चों का नहीं हुआ है। ध्यान से सुनो फिर सारे। देखो पहले तो ये बताओ 1 AMU का क्या मतलब है? मास ऑफ, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है 1 AMU। गौरव बेटा वॉइस तो आ रही है मेरी, रिज्वाइन करो ना। ठीक है, AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है, एक एटम का मास होता है, राइट। अभी मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ? मॉलिक्यूल है। H2SO4 इज नॉट एन एटम, ये क्या है तुम्हारा? मॉलिक्यूल है। क्योंकि यहाँ पे सब जगह AMU है 196, इट मीन्स मैं बात करूंगी सिर्फ इसके एक मॉलिक्यूल के मास की। बोलो हाँ या ना? यस मैम। और इस एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा बच्चा? 98 AMU। 98 AM है। यानी कि 98 AMU जो कि एक मॉलिक्यूल का इसका मास है। इसमें कितने एटम्स है बच्चे? देखना एक बार, 4 5 6 7। 7। एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों? क्योंकि AMU बोल रहा है। ठीक है लक्ष्य? लक्ष्य, कैन यू हियर मी? यस मैम। यस मैम। लेकिन आपसे पूछा कि इसमें 196 AMU यानी कि 7 सिंपल यूनिटरी मेथड है, जैसे अभी मैथ्स में निकाल के आए हो ये, तो आंसर क्या हो जाएगा? 14। हाँ जी दक्ष, समझ में आया? यही आंसर था बेटा। दक्ष, दक्ष आज बोल ही नहीं रहा है कुछ। मैम अगर ये ग्राम में होता तो एवोगाड्रो नंबर से करते। यस, तो इसका आंसर आता 14 into Na। क्लियर? यस मैम। चलो यस मैम।
अब मैं आज के टॉपिक पे चलूं, जो हमारा आज का टॉपिक था. Yes, ma'am. Yes, गौरव ma'am. इज सेइंग मैम आई एम नॉट ऑडिबल. आई एम ऑडिबल ना? Yes, ma'am. Yes, गौरव ma'am. क्यों नहीं आ रही बेटा तेरे को आवाज? मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ. शायद मैं ही सबसे ज्यादा चिल्लाती होंगी बाकी तुम दोनों टीचर के कंपैरिजन में. यस मैम. ऐसा है ना? मैं ज्यादा लाउड बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है. मैम बट सही है. हाँ सही है. पता चले मैं ही धीरे धीरे बोल रही हूँ, तुम लोग तो सो गए और मैं पढ़ा के चली गई. एक तो वैसे ही पहला चैप्टर है तुम लोगों का. और चलो ठीक है, एक क्वेश्चन दूं, क्या करोगे क्या? मैम Yes, ma'am. वाली Yes, मैम ना ma'am. बहुत धीरे बोलती थी तो इसलिए उनका पढ़ाया हुआ समझ ही नहीं आता था. कौन सी मैम? संस्कृत वाली? यस मैम, स्कूल में. अच्छा चलो, एक क्वेश्चन करोगे क्या? Yes, ma'am. यस मैम. चलो करो. हाउ मेनी एटम्स एंड, घबराना नहीं है, molecules of sulfur present in 64 gram of acid. लो करो, घबराना नहीं है, ट्राई करो. नहीं होगा तो मैं बताऊंगी, लेकिन अपनी तरफ से 100% देना. जितना मैंने अभी तक सिखाया है उसको यूज करके निकालिए. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो अरे 15 मिनट का काम है, वो समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा ध्यान से सुनोगे. मेन थोड़ा मोल कंसेप्ट पे करना बहुत जरूरी है. तुम्हें पता है जब मैं 11th में थी, जिन टीचर से मैं पढ़ती थी उन्होंने मुझे हमें 4 दिन मोल कंसेप्ट पढ़ाया था, सिर्फ मोल कंसेप्ट. भर भर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी. तब जाके हमें फील आई थी भैया मोल कंसेप्ट है, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बनते थे. तो इसलिए जो तुम्हें मॉड्यूल दिया है ना, तुम लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है ना, क्योंकि मुझे पता है एज ए स्टूडेंट मैंने क्या फेस किया था जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा है. और मैं जो इतने सालों से मैम मैं बताऊँ आंसर? Ma'am, नहीं 16 बेटा. into Na. हैंड रेस कर लो, बस हैंड रेस कर लो. यश बेटा लेट क्यों ज्वाइन किया? आंसर जिसका आ गया वो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, पांचों के पांचों. जिसका आंसर आ गया है प्लीज राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स. 6 का आ गया. एटम्स कितने आए हैं सेट में एंड मॉलिक्यूल्स कितने आए हैं सेट में? राइट जल्दी. एटम्स आए हैं 2 into Na. ओके. और मॉलिक्यूल 16 into Na. यस मैम यही है. चलो एक बार चेक कर लें फिर. जिसका नहीं आया वो देखना. सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी लगता है हमें. एटम में भैया मल्टीप्लाई करना पड़ता है. पहले तो एसिड का मुझे मॉलिक्यूलर मास निकाल दो जल्दी से, जल्दी. 256 मैजिकल फॉर्मूला लगाएं. यस मैम. गिवन मास, क्योंकि मुझे मास और मॉलिक्यूल का पूछा तो मैं वो अरे यहाँ पे बायो की पढ़ रहे हो. गिवन मास मैम को नहीं आती बायो, ठीक है, केमिस्ट्री आती है बस. ठीक है. अब यहाँ पे मास और मॉलिक्यूल की बात करी हुई है तो मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पे, है ना. गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो. करें स्टार्ट. गिवन मास कितना है बच्चा? 64. मोलर मास 256 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. इसको सोल्व करने पे क्या आया तुम लोगों का? Uh, 0.25 into Avogadro number. 0.25 into. मैम हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे पहले, उसके बाद सॉल्व करा था. हाँ उससे भी आ जाएंगे. हम उससे ज्यादा वही हो रहा है अभी. तो आंसर तुम लोगों का अलग आया है क्या मुझसे? नो मैम सेम. नो मैम सेम है. 2 into Na आ रहा है क्या? मैम 0.25 into Na है. मैम 2 मोल्स आया था. वो एटम का होगा 2 मोल्स. ये क्या बोल रहे हो तुम फिर? 16 Atoms into का है Na क्या आया है? मैम आप मोल निकाल के तब करो.
मैम वो गलत होगा शायद। ये किसी का नहीं आया आंसर? मैम मेरा आंसर आया ये। बाकी पूरी क्लास में और किसी का नहीं आया? मैम मेरा भी आया है। चलो ठीक है, मोल वाले बच्चे मोल की तरह मैम मेरा भी यही है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, मोल की तरह करके दिखाती हूँ। देखो, आपको पता है 1 मोल में कितना ग्राम होगा? 256 ग्राम होगा, यस मैम। है ना? मोल में क्यों निकाला बेटा आपने? इसी से ही निकालना था। मैम बात तो वही हुई ना यहाँ पे भी। हाँ, नहीं देखो ऐसे किया ना तुमने, पहले मैम तुमने पता number- चल गया क्या गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ की? मैम वो हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास जो है उसका 32 ले लिया था। अच्छा नहीं नहीं, देखो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे कितने मोल्स है देख लेना। आपको पता है 1 मोल ऑफ एसिड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर जितने ये आए, कितने आए? 0.25 आ रहे होंगे। यस मैम। तो 0.25 में क्या हुआ भाई? सेम चीज तो है। हो गया? क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। अब मुझे ये पता है बच्चे, इधर देखना, 1 मॉलिक्यूल जो है एसिड का, उसमें सल्फर के 8 हैं, 8 सल्फर एटम है। तो 0.25 इंटू एन ए मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 0.25 इंटू एन ए, कितना आ जाएगा? 2Na। 2n। 2n। यानी कि ये बिल्कुल सही निकाला था 2n ने, जिसने भी निकाला था। क्लियर? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। चलो आज जो हमने पढ़ना है फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, अगर किसी को ये नोट डाउन करना है तो प्लीज अपनी नोटबुक में लिख लो, अदरवाइज फिर मैं इरेज करूँ। मैम आज कौन सा टॉपिक होगा? जो अपन ने लास्ट टाइम छोड़ा था ना GP का, लो ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वहीं से स्टार्ट करने वाली हूँ। करूँ? यस मैम। ओके चलो आ जाओ। ओके, तो मैंने ये वाला लो आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था क्या? लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक बार फटाफट से रिपीट कर दूं, जल्दी देखो इधर। मैंने ये बोला था लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? अगर तुम कोई रिएक्शन करा रहे हो, तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ठीक है, जब रिएक्टेंट का मास देखोगे और जो प्रोडक्ट बना है उसका मास देखोगे तो वो क्या आने वाला है? इक्वल आने वाला है, राइट? यही बोला था मैंने, सिंपल। ठीक है, और मैंने एक आपको एग्जाम्पल कराया था, आपको बोला था, आपको दिख रहा होगा कि सिल्वर नाइट्रेट लिया है, उसके अंदर आपने पानी मिलाया है 100 ग्राम, NaCl लिया है जिसके अंदर आपने 100 ग्राम पानी मिलाया है। तो इन सब का मास मैंने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। ठीक है, फिर कुछ केमिकल रिएक्शन हुई इनके बीच। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये कैसी रिएक्शन है? एसिड बेस टाइप की रिएक्शन नहीं, एसिड बेस टाइप की रिएक्शन नहीं है, बाद में समझाऊंगी, पता चले, अभी पता ही ना चले मैम कौन से टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप बोल सकते हो, पढ़ के आए हो ना 10th में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद आपको AgCl मिला है, NaNO3 मिला है और पानी है। तो जब मैंने इनके मास को ऐड किया तो मैंने देखा दोनों के मास क्या आ रहे हैं? बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वो प्रूव होगा, राइट? उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बता दिया था लो ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, नहीं बताया था, राइट? तो आ जाओ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। ये भी आप 10th में पढ़ के आए हो, लेकिन आपने इसके न्यूमेरिकल शायद नहीं किए होंगे, बस उसका स्टेटमेंट पढ़ के छोड़ दिया होगा। बट यहाँ पे हम न्यूमेरिकल के थ्रू भी देखेंगे कि कब हम इस लो को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो बच्चा, जो लो ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो ये कहता है कि अगर तुम एक कंपाउंड ले रहे हो और उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा बाय मास। कैसे बोला? जैसे मान लो तुम पानी लेके आ रहे हो, ठीक है, अर्चना लेके आ रही है आरओ का पानी, गीतिका लेके आ रही है टैप वाटर, राइट? दोनों पानी ही ला रहे हैं, लेकिन एक ला रहा है टैप वाटर वाला और एक ला रहा है आरओ का, राइट? तो इन दोनों में क्या होगा? चाहे आप टैप वाटर लो, चाहे आप आरओ का पानी लो, दोनों में ही क्या है? दो ही हाइड्रोजन है और एक क्या है? जल्दी बोलो, ऑक्सीजन है। तो मोलर रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। डजंट मैटर वेदर इज टैप वाटर, वेदर इज रिवर वाटर, वेदर इज ऑफ सीवर वाटर या सी वाटर। समझ गए? रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट
2:1 का ही उसमें मोलर रेशियो रहेगा। क्या ये लो की डेफिनेशन समझ में आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है अर्चना, अच्छा ठीक है, ओके। तो इसका एक एग्जाम्पल मेरे को आप लोगों को करवाना था, 1 मिनट दो मुझे, मैंने लिखा हुआ है, लास्ट क्लास में करवाया था, तुम्हारे नहीं करवाऊंगी तो फिर वो हो जाएगा। चलो, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। वैसे तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे सपोज मैं क्या कर रही हूँ, मैं लेड ले रही हूँ और ऑक्सीजन ले रही हूँ। अभी तो हो सकता है शायद आपने ये नाम ना भी सुना हो सकता है किसी ने सुना भी हो लेड का, कोई बात नहीं, नहीं सुना तो छोड़ो, तुम्हारे काम का भी नहीं है, जो काम का है वो बताओ, ठीक है। तो आपने इससे इन दोनों से लेड ऑक्साइड बना लिया, राइट। एक आपने लिया बच्चा लेड नाइट्रेट, इनके फॉर्मूले पे मत जाओ, सिर्फ देखो, जब मैंने इसको हीट किया बच्चा तो आपने लेड ऑक्साइड बनाया। तो आप देख पा रहे हो दोनों का सोर्स अलग अलग हो गया, राइट, है ना। एक आप लेड और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा रहे हो, एक बार आप लेड नाइट्रेट को गर्म करके बना रहे हो, लेकिन दोनों बार मिला क्या मुझे? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो लेड का मास है वो है बच्चा 6.488 और ऑक्सीजन का है 1.002, इतना देके छोड़ दिया। और जो सेकंड वाला है उसके अंदर उसने बोल दिया कि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो इतना दिया हुआ है 13.38। ठीक है मैम, क्वेश्चन में क्या बताना है? क्वेश्चन में ये बताना है क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कर पाएगा प्रूव, क्या उसको जस्टिफाई कर पाएगा कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है? आपको ये प्रूव करके दिखाना है। देख मैंने क्या बोला था, फिर से दिमाग में लाओ, वाटर वाला एग्जांपल, कि मैं वाटर कहीं से भी लाऊं, अगर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर रेशियो सेम है तो इट मींस वो हमारा क्या फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कर रहा है। ऐसे ही इसमें मैं क्या बोलूंगी बच्चे, जो मेरा लेड ऑक्साइड बना लेड प्लस O2 को रिएक्ट करवाने से, और जो मेरा लेड ऑक्साइड बना लेड नाइट्रेट को गर्म कराने से, अगर मैं इसमें ये पता कर लूं कि दोनों में ही परसेंटेज ऑक्सीजन की और लेड की सेम है तो क्या प्रूव हो जाएगा मेरा? जल्दी बोलो। लॉ ऑफ कांस्टेंट। तो यानी कि इसने सेकंड वाले में, तो जो आपका एग्जामिनर है उसने सेकंड वाले में क्या किया, ये दे दिया परसेंटेज ऑक्सीजन का। अगर मैं ये प्रूव कर दूं सेम परसेंटेज ऑक्सीजन की इसमें भी है तो भैया हो जाएगा हमारा लॉ जस्टिफाई? बताओ। यस मैम, हो जाएगा। यस मैम। तो यानी कि इस केस में मैं परसेंटेज निकाल लेती हूँ ऑक्सीजन के, आप लेड की भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें ये गिवन है तो हमारे लिए ये ज्यादा बेटर इजी रहेगा निकालना। तो बच्चे परसेंटेज पेपर में कैसे निकालते हो कि मान लो तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 90 मार्क्स आए तुम्हारे केमिस्ट्री में, मल्टीप्लाई बाय 100 करके तुम परसेंटेज निकालते हो। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालोगे? ठीक है, मतलब पूरा का कितना, इसका कितना मास है, प्लस करके इन दोनों को प्लस करके कितना आया बताना मेरे को। 7.490। सिर्फ ऑक्सीजन का कितना है? 1.002। ऐसे ही तो निकालते हो, पूरे में से ऑक्सीजन का कितना है इनटू 100। अब जल्दी से इसको सोल्व करो, मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है, जल्दी सॉल्व करो, फिर मैं नेक्स्ट उस पे चलती हूँ। लो पे, लो बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, तुम लोगों को आ जाएंगे समझ में, उसकी टेंशन मत लो। आज का लेक्चर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व करके बताओ। 24 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हो। चेतना कितना आ रहा है बेटा? हम सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेटर से कर लो, वो हाथ से मत करो। 13.37 आ रहा है। इतना ही मान लो, यस मैम। बाकी सब देखो। मैम 13.37। एक ही है बेटा, लो ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लो ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दोनों में से कुछ भी हो, मतलब एक ही है। गौरव 13.3 something. डेफिनेट का मतलब क्या होता है? फिक्स। 13.3 something आ रहा है। मतलब ठीक है, 13.37। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, मेरा लो ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या मैं एक काम करती हूँ फिक्स प्रोपोर्शन लिख देती हूँ, चलेगा? यस मैम। मैम दौड़ेगा, यस मैम, चलो। दौड़ेगा। दौड़ेगा, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम फिर, और फील आनी चाहिए।
समझे क्वेश्चन को? डरना नहीं है क्वेश्चन देखे, बहुत ही ज्यादा इजी है। चलो आ जाओ, एक मिनट रुको, मैं इस नोटबुक को यहाँ रख देती हूँ थोड़ा। देखो मैं भी नोटबुक पे लिख के आती हूँ, पता है तुम्हें? जब टीचर भी अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है तो वो भी लिखता है, ऐसा देख के नहीं उसको आता है ना, करने से आती है चीजें। चलो आ जाओ, ध्यान से पढ़े इसको, देखना एक बार। पहले पूरा स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर वायर वाज अलाउड टू रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसको देखते जाओ, जो इक्वेशन लिख रही हूं मैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज dried and ignited when 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज obtained। ठीक है, सिंपल, ये ध्यान रखो, एक कॉपर है और एक कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर का वेट दे रखा है इतना, इसका दिया हुआ है 1.35 ग्राम पहले केस में, केस नंबर फर्स्ट। देखो एक बार, यस मैम। सेकंड केस में क्या दिया हुआ है बच्चे? सेकंड केस में दिया हुआ है 2.3 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है जी मैम, लिख लिया। रिएक्शन वगैरह करवा के हमें कॉपर मिल गया है 1.4 ग्राम। ये किसने बोला है? ये क्वेश्चन ने बोला है ना। आपको इस अबाउ जो ये डेटा है उसको यूज करके आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या करना है, शो करके दिखाना है। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो क्वेश्चन को करोगे कैसे, देखो ध्यान से। ठीक है, अभी मैं ये रेस कर रही हूँ, थोड़ा स्पेस कम रहता है ना। देखो, अगर आप मान लो जो ये कॉपर ऑक्साइड है, अगर आप इसमें परसेंटेज निकाल लो कॉपर की या ऑक्सीजन की, किसी एक की निकाल लो, और इसमें निकाल लो कॉपर या ऑक्सीजन की परसेंटेज, अगर दोनों सेम आई तो मतलब हमारा क्या हो गया, काम बन जाएगा। यस मैम। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर देखो, मुझे ये दिख रहा है बच्चे 1.35 ग्राम जो कॉपर ऑक्साइड का था, उसमें कॉपर कितना था, जल्दी बताओ। 1.08 1.08। अच्छा, एक बात देखो, अब एक जगह है 2.3 ग्राम और यहाँ पे है 1.35 ग्राम। अब ऐसे तो हम ले नहीं सकते, तो हम कभी बता ही नहीं पाएंगे कि परसेंटेज कितना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉपर ऑक्साइड का मास क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। जैसे इसमें 100 ग्राम फिक्स किया हुआ, मैं 1 ग्राम फिक्स कर रही हूँ। हम हमेशा से हम दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि 1 ग्राम फिक्स करेंगे। तो 1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कॉपर कितना होगा, 1.08 डिवाइड बाय 1.35। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस मैम। मैं एक बार रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट करूं, मैं बोल रही हूँ 1.35 कॉपर ऑक्साइड में 1.08 ग्राम कॉपर था। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 ग्राम को, अभी मैं आपको बताऊंगी भी सही क्यों मैंने फिक्स क्यों किया। 1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कितना होगा, डिवाइड कर दोगे? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि 2.3 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में मेरे पास कॉपर कितना है बच्चा, 1.84 ग्राम है, राइट। देखो इधर, तो 1 ग्राम, इसमें भी फिर 1 ग्राम फिक्स करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 1.84 upon 2. दोनों को डिवाइड करो, ऊपर वाले को और नीचे वाले को। एंड मुझे ये बताओ, क्या कॉपर सेम आ रहा है क्या दोनों में, कॉपर का मास? जल्दी निकालो, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो। देखो दोनों में क्या 80-80 आ रहा है क्या? कैलकुलेटर निकालो अपना फटाक से। कैलकुलेशन जो अपनी स्पीड तुम्हें बढ़ानी है वो घर पे करना, बट अभी यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल के करो। क्या मुझे 80-80 मिल रहा है? मैम 0.8 मैम मिल रहा है। 0.8 मिल रहा है, 0.8। अच्छा ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है क्योंकि मैंने 1 ग्राम फिक्स किया था ना। ठीक है, 0.8 और 0.8। ठीक है, क्या हुआ, प्रूव हो गया। मतलब जब मैंने कॉपर ऑक्साइड, मेरे को 2 सोर्स से हम कॉपर ऑक्साइड मिला और मैंने दोनों का 1-1 ग्राम में निकाला कि 1-1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में कितना कॉपर है, तो देखा भैया, जब मैं 1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड पहले वाले केस में ले रही हूँ और 1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में सेकंड वाले केस में ले रही हूँ, तो मुझे कॉपर का क्या मिला, सेम वे मिला।
अगर मैं परसेंटेज में निकालू तो मुझे सेम परसेंटेज मिला कॉपर का, कितना 80%। तो इससे मेरा क्या प्रूव हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और यू कैन से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बोलो हाँ या ना। यस मैम। बढ़िया। और अगर समझ में आ गई है तो क्या फिर भेजोगे मुझे, क्या भेजोगे मुझे? हाँ, थम्स अप के अलावा और कुछ भी भेज सकते हो। अच्छा ओके, सच्ची वाले आने चाहिए, फिर सच्ची वाले थम्स अप और सच्ची वाले दिल आने चाहिए। फिर झूठ मूठ का दिल ले लूंगी मैं, पहले बता रही हूँ मैं। पानी पी लो सभी, पानी पीने से थोड़ा हमारा माइंड और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। पानी पी लो। आयुष क्या सोच रहे बेटा? मैम वो मैं रैंडमली कर रहा हूँ ना, इसलिए। निष्ठा बोल बेटा। नहीं मैम कुछ नहीं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खुद कर लोगे क्या? एक बार जल्दी जल्दी कर दो। तुम्हें मैं कितना मिनट दे रही हूँ, 9:04 हुए हैं, 9:05 पे पूछूंगी। फटाक से शुरू हो जाओ, क्वेश्चन को खुद रीड करो। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, डिट्टो कॉपी। एक मैंने करवाया है, एक तुम करोगे। चलो हो जाओ शुरू। सारे मैं थोड़ी ना करवाऊंगी, तुम क्या करोगे फिर? मैं देख देख रही हूँ जब तक कौन कौन है क्लास में। अंशिका, आकांक्षा, अर्चना, अरमान, सॉरी मंतशा, 2 नाम है बेटा। आयुष। मैम हाँ मैम मेरे नेटवर्क इशू से मेरी क्लास लीव हो गई थी, दोबारा मैं समझ नहीं पाई आपने क्या बताया। ओहो, कोई बात नहीं, इसका बाद वाला लो है ना, वो समझ में आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग जिंदाबाद। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं भेज मतलब देखनी तो मुझे मैसेज कर देना, मैम एक बार समझा दो तो मैं वॉइस नोट भेज दूंगी। ठीक है ओके मैम। ओके। महक, लुनेश, मानसी, मीनाक्षी, निधि, निष्ठा, प्रियंका, रिया, सृष्टि, 2 सृष्टि है यहाँ पे, सिमरन गुप्ता, यश शर्मा। ओके, कोई रह तो नहीं गया जिसका नाम नहीं लिया मैंने? जल्दी करो। और मैम मेरा नहीं लिया। किसका नहीं लिया बेटा? मैम ज्योति। सॉरी बेटा, ज्योति। चेतना का मैम भी नहीं लिया? मैम मेरा भी नाम नहीं लिया आपने। सॉरी गौरव, करो ये जल्दी। मैम मेरा भी नहीं लिया। अच्छा, गीतिका। मैम तनिष्का। मैम मेरा भी। अरे ठीक है भाई, दक्ष, लक्ष्य, आयुष। चलो बताओ जल्दी, इसका क्या आंसर आया? इतना टाइम नहीं लगाने का। मैम 0.79। किसका आ रहा है, कॉपर का आ रहा है? मैम दोनों का आ रहा है, दोनों को मतलब डिवाइड करके जैसे आपने करा था। निकाला कॉपर का किसका है? ऊपर रख कॉपर के। का मास निकाला है ना, या कॉपर किसका, ऑक्सीजन का निकाल दिया? मैम कॉपर का तो दिया हुआ है ना उसमें। 1 ग्राम के लिए निकालेगा ना बेटा? यस मैम 1 ग्राम के लिए निकाला है, सेम आ रहा है। ठीक है, बाकी एक बार ट्राई करना। कैसा लग रहा है ये चैप्टर अभी जितना क्लासेस लिया मैंने? मैम इंटरेस्टिंग तो है, बहुत हार्ड है। हार्ड है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करोगी हो जाएगा, अच्छा लगेगा। हार्ड से मॉडरेट पे आ जाओगे। यस मैम। और जब 12th में आओगे तो 12th में जब आओगे तो कहोगे इजी था। हो गया, यही आ रहा है आंसर? मैम 0.78 आ रहा है मेरा, 798 कोई नहीं, 0.798। कोई बात नहीं, इतना सही है, इतना एक्यूरेसी मत लगाओ, है ना? ठीक है तनिष्का। ओके मैम। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम। ये वाला तो बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल ही इजी है ये वाला, तो इस पे लिख लो बिल्कुल इजी, बहुत ही इजी। मैम पहले बता तो दो, तो हम डिसाइड करेंगे इजी है डिफिकल्ट। देखो
लॉ ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, एक से ज्यादा होता है ना। Yes. यस मैम। मान लो एक एलिमेंट है तुम्हारे पास, है ना, एक एलिमेंट है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है। जैसे एक C है और एक O है, एक कार्बन भैया जी हैं और एक ऑक्सीजन भैया जी हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। एक ये CO2 भी बना सकता है मैम, एक ये CO भी बना सकता है, क्योंकि हमने दोनों पढ़े हुए हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है, तो वो बोल रहा है मास ऑफ वन एलिमेंट, mass of one element which combine with the constant mass of other bear a simple ratio to one another। मैम ये तो सिर के ऊपर से गया, ऐसा ही ना। यस मैम। यस मैम। ध्यान से क्या बोल रहा है वो, मान लो कार्बन और ऑक्सीजन मैंने लिया, वो एक बना रहा है CO2 और एक बना रहा है बच्चा CO, राइट। कार्बन का मास क्या है 12, यहाँ पे भी कार्बन का मास क्या है 12। तो जो इसके साथ CO2 के साथ कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे O2 और यहाँ पे O। तो ये जो दोनों एलिमेंट है वो कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, हाँ या ना। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। जो एलिमेंट फिक्स्ड मास विद अ फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, आपस में इनका रेशियो क्या होगा मासेस का। इसका देखो ये 32 है और ये 16 है, तो 32:16 क्या हो जाएगा 2:1। यस बोलो, तो Yes, यही तो ma'am. बोला मैंने, यही तो बोला। द मास ऑफ वन एलिमेंट, यानी कि किसकी बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, विच कंबाइन विद अ कांस्टेंट मास। कांस्टेंट मास किसका, कार्बन का, कार्बन का। बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, सिंपल रेशियो में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। सिंपल रेशियो ही तो है, देखो ना दोनों का। 32:16 को सिंपलेस्ट में मैं कैसे लिख सकती हूँ 2:1। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. सिंपल रेशियो बियर करेंगे एक दूसरे के साथ, खत्म ये वाला लो। मैम एक और एग्जांपल दे दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, करें एक और एग्जांपल। यस यस मैम। देखो जैसे मान लो अब तुम्हारे पास नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, राइट। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ना बहुत सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, वो आपको याद नहीं रखने, अभी 12th में याद करवाऊंगी, अभी सिर्फ देख लो। N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 ये कंपाउंड्स बना रहे हैं, राइट। इसमें नाइट्रोजन का मास है 28, इसका है 16, ऑक्सीजन का इसमें है 14, इसमें है 16, इसमें 28, 48, 28, 64, 28, 80, ये आपको गिवन है। वो ये बोल रहा है कि भैया प्रूफ करके दिखा दे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो मैम आपने तो ये बोला था कि एक का मास फिक्स करना है, बट यहाँ पे तो ना 28 28 सारी जगह लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज ना दिक्कत दे रही है 14 वाली। अगर ये भी सेम होता तो हमारा काम हो जाता। बोलो हाँ या ना। यस यस मैम। यस तो मैम। इसको भी मैं 28 बना लूं। यस मैम। बना लो मैम। बना लूं, चलो उसी बना दिया। को करते हैं। तो यानी कि इसको भी 28 कर देती हूँ, इसको 38 और 32 कर देती हूँ, 28 और 32 हो गया। यानी Yes. कि अब नाइट्रोजन का मास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। अब देख लो जो ये ऑक्सीजन है हर किसी में, वो कितना सिंपल रेशियो बियर करेंगे एक दूसरे के साथ। 16:32, रेशियो 48, रेशियो 64, रेशियो 80, बट वी वांट सिंपलेस्ट रेशियो, यानी कि 1:2, रेशियो 3, रेशियो 4, रेशियो 5। 16 के मल्टीपल है ना सारे के सारे। यस मैम। यस यस मैम। समझ में आया क्या बोला इसको फिर मैंने, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि अगर मैं किसी एक का मास फिक्स कर देती हूँ तो जो उसके साथ एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं वो क्या करेंगे, बियर अ सिंपलेस्ट रेशियो विद वन अनदर। हो गया। यस मैम। हाँ अर्चना। मैम इसमें जो हमारा पहला एलिमेंट होगा उसी को हम फिक्स करेंगे, ये जरूरी होता है। दूसरे को कर दो, लेकिन दूसरे में देखो ना बहुत ज्यादा, इसमें मेरे को क्या दिखा कि सारे 28 थे, एक बेचारे का रोला था, उसको भी मैंने फिक्स कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके।
ओके मैम, समझ गए? चलो यस मैम। ओके, एक ये क्वेश्चन है, करें क्या? Yes, ma'am. यस मैम। चलो पता चले बोलो मैम फील ही नहीं आई। देखो अब तुम्हारे पास एक टिन है और ऑक्सीजन है ना? वही मैंने बोला था, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाता है। तो इसने जब एक कंपाउंड बनाया तो बेटा कितना परसेंटेज था उसका? 78.77। दूसरा कंपाउंड बनाया तो भैया टिन का परसेंटेज था 88.12। क्लियर? अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के परसेंटेज की, तो कंपाउंड ए में इतना था और इतना था। सपोज मान लो ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं भी दे रखा होता तो आप क्या करते? 100 में से माइनस करके निकाल लेते। जल्दी बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. चल यस अब मैम। वो ये कह रहे हैं कि इस डेटा को यूज करके तुम लोग ये बता दो कि भैया ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। क्या करेंगे? मैम ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने कहा था एक का मास फिक्स करना है और उसके साथ जो कंबाइन हुआ है वो क्या होने चाहिए? आपस में सिंपलेस्ट रेशियो में होने चाहिए, बस। तो क्या करें हम एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, टिन का निकाल लेते हैं रेशियो दोनों में कि सेम मतलब सिंपलेस्ट रेशियो में है या नहीं है, राइट? यानी कि अगर मैं टिन का रेशियो निकाल रही हूँ सिंपलेस्ट रेशियो, तो मुझे किसका मास फिक्स करना पड़ेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। तो बस करो, आ जाओ। 21.23 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने टिन के साथ कंबाइन हो रहा है? जल्दी बताओ। 78.7। 28.77। मैंने कहा मास फिक्स करना है, मैंने कहा था अपन दोनों में अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। कितने का मास फिक्स करूं? 1 ग्राम का। कर दिया? यस मैम। आंसर निकाल लेना। कंपाउंड बी पे आती हूँ। 11 एक मैम एक मिनट, बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क नेट क्या हो गया बेटा? लीव हो गए थे क्या? देखो कोई बात नहीं, ये देखो 11.88 सिमरन कितने टिन के साथ कंबाइन हुआ? 88.12। फिक्स कितना करना है? क्योंकि जब तक दोनों के मास को 8 फिक्स ग्राम। नहीं करोगे, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी दोनों में मास फिक्स रखना है, राइट? तो इसका भी कितना फिक्स करूं फिर? 1 ग्राम। 1 ग्राम। अब दोनों को डिवाइड करो, इसको करो और देखो कितना सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है उसका। जल्दी फटाक। मैम कर दिया। फर्स्ट वाले में आ रहा है 3.71 और सेकंड वाले में आ रहा है 7.41। तो इसको क्या करोगे? सिंपलेस्ट रेशियो में कर दो। सिंपलेस्ट रेशियो आता है करने? इसको भी 3.7 से डिवाइड कर दो और इसको भी। जो छोटा नंबर होता है ना उसको डिवाइड करना होता है। तो अब देख लो कितना आएगा, 1:2। यानी कि टिन और ऑक्सीजन मिलके मेरे पास दो कंपाउंड बना रहे थे, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, राइट? तो मैंने क्या किया? टिन के मास को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। और जब मैंने दोनों कंपाउंड में टिन के मास को फिक्स कर दिया तो मैंने देखा ऑक्सीजन कौन से रेशियो में कंबाइन किए एक दूसरे के साथ? 1:2। दिस इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ये वाला कर लोगे खुद से? Yes, ma'am. कर अभी लेंगे। करोगे या घर पे करोगे? मैम होमवर्क में। सारे बोल दो, कहीं बोले तनिष्का बोल रही है तो मैम अब होमवर्क में दे रहे हो। मैम दे दो होमवर्क। हमें होमवर्क में कर लेंगे। आ जाओ फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट लॉ है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखो इसमें ना थोड़ा सा अपना माइंड थोड़ा सही रखना। कल वाली क्लास में बच्चे भयंकर कंफ्यूज हुए थे इसमें। मैं नहीं चाहती आप भी, और एंड तक उनको पल्ले नहीं पड़ा। बाद में मेरे को अलग से रोक के उनको समझाना पड़ा, तो इसलिए पहले बोल रही हूँ ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ध्यान कहीं और है तो इस पे ही फोकस कर लो। पहले मैं क्या करूंगी? स्टेटमेंट पढ़ूंगी, फिर अपनी भाषा में समझाऊंगी, ठीक है? चलो। when two element combine separately, जब दो एलिमेंट अलग अलग कंबाइन करते हैं किसके साथ? किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ, देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस, देयर मतलब वो दो एलिमेंट जो अलग अलग सेपरेट कंबाइन हुए थे उनका मासेस किस तरह से होता है? इन विच दे डू सो इज आइदर या तो सेम होगा और some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other.
किसके ऊपर से गया, सच्ची बताना। मैम मेरे। ठीक है, मेरे ऊपर से गया। जब बच्चे पहली बार इसको पढ़ते हैं सबके ऊपर से ही जाता है। मैम थोड़ा थोड़ा समझ आया। थोड़ा थोड़ा आया, ग्रेट समझ आई। ग्रेट। चलो अब हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं भाई, हमें तो पल्ले पड़ा नहीं कि इसने क्या लिख दिया, ये तो सिर्फ पेपर में नंबर लेने के लिए सही है स्टेटमेंट, अदरवाइज पता चले क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड फंस जाएंगे। देखो मेरे पास एक कार्बन है, एक सल्फर है, ये कौन से हैं, वो दो एलिमेंट है, राइट, जो अलग अलग कंबाइन कर रहे हैं किसी तीसरे के साथ। तीसरा कौन है वो, जल्दी बोलो। ऑक्सीजन। लेकिन इस तीसरे के फिक्स्ड मास के साथ, इसका फिक्स्ड मास है 32 देखो लिखा भी हुआ है, अगर मैं इसका फिगर देख पा रहा हूँ तो लिखा भी हुआ है 32 और इसका 12 है और इसका 32 मास है, ठीक है। तो जब ये C कार्बन ऑक्सीजन के फिक्स इसके साथ कंबाइन हो रहा है तो ये CO2 बना रहा है, और जब सल्फर के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये SO2 बना रहा है। क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। तो हमें क्या देखना है, जो Yes, ma'am. कार्बन और सल्फर का रेशियो है कितना बच्चा, 12:32। यस मैम। इसको Yes, open कर सकती हूँ और इसको वो करो 6 कितने पे जाएगा ये, 1:8. 1:, 3:8। अरे तुम रहने दो, 3:8. 3:8. 3:8, 2 3 2 8 राइट। तो इनका जब ये इस फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करे तो इनका रेशियो कितना था मास का बच्चा, 3:8। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, अभी तो ये किसी तीसरे के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करे तब ये रेशियो था, अगर ये आपस में कंबाइन करेंगे तो इनका रेशियो कितना होगा, ये बना रहा है CS2, तब इसका मास 12 है, इसका 64 है, तो इनका रेशियो कितना होगा मासिस का, 12:64। जल्दी बताओ कितना होगा, 3:16। यस मैम। 3:16. मतलब या तो सुनो ध्यान से, इधर देखो, इधर जल्दी देखो, जब दो एलिमेंट, ध्यान से सुनना, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, म्यूट कर लो अपने आप को, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट किसी तीसरे के साथ, किसी तीसरे के फिक्स्ड मास के साथ जिस रेशो में कंबाइन होगा, और जब वो आपस में रिएक्ट करके कुछ बनाएंगे, उनका मासिस का रेशो या तो सेम होगा या किसी का मल्टीपल होगा। जैसे ये देखो 32 क्या है, 64 का मल्टीपल है ना, 32 इंटू 32 2 जा 64। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। मैम पहले तो यहाँ पे हम 64 को लेंगे, इसका तो मास हमारा 32 है। देखो इधर देखो बच्चा, जब फिर देखो, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है तो CO2, तो कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 32। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है SO2, तब सल्फर 32 है और ऑक्सीजन भी 32 है। समझ गए? जब कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो कार्बन का मास देखो ना 12 है और सल्फर का 32 इंटू 2 60। बोलो हाँ या ना। यस मैम। लेकिन मैम अभी भी ना थोड़ा कम कम पल्ले पड़ा है, एक और एग्जांपल दे दो, करें? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, सबको इरेज कर दो यहाँ पे। क्या लिया मैंने, एक कार्बन लिया, एक ऑक्सीजन लिया, वो किसी तीसरे के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये C जो है H के साथ कंबाइन हो रहा है और OH के साथ कंबाइन हो रहा है, ये पानी दे रहा है और ये CH4 दे रहा है, यानी कि कार्बन का मास कितना है 12, हाइड्रोजन का 4। यहाँ पे देखना ऑक्सीजन का कितना है 16 और हाइड्रोजन का 2। मैम लेकिन ये तो मास अलग हो गया, फिक्स मास तो रहा ही नहीं, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो मैं क्या करूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सेम हो जाएगा ना। यस मैम। ये 4 हो जाएगा Yes. और ये कितना हो जाएगा बच्चा 32। यानी कि जब ये किसी तीसरे के साथ, किसी तीसरे के फिक्स मास के साथ कंबाइन हुए तो इनका आपस में मासिस का रेशियो क्या था
3:16। ठीक है, लेकिन जब ये आपस में कंबाइन होके CO2 बनाया, मतलब कार्बन का इतना है और ऑक्सीजन का 32 है, तो इनका रेशियो क्या हुआ? 3:8। बताओ, कुछ था इसमें? नो मैम। मैम वो H2O में जो वो इंटू 2 करा है, वो करने की जगह कार्बन को भी तो वो हाइड्रोजन की जगह ले सकते थे ना, क्योंकि वो फिक्स्ड मास से बना रहा है दोनों जगह पे। मैम एक बार दोबारा समझा दीजिए वाला। एक सेकेंड, मैं समझा रही हूँ। लक्ष्य, तुमने क्या बोला, एक बार रिपीट करेगा बेटा? मैम जो कार्बन है ये उसको भी वाला तो कार्बन, हाइड्रोजन ये वाला कार्बन, यस मैम। हाँ ठीक है। मैम इसको हाइड्रोजन की जगह लिख सकते थे ना, फिर हमें वो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख को सकती जो थी, यहाँ पे? यस मैम। अच्छा एक मिनट रुको, मैं थर्ड मास इसको भी तो ले सकते थे। नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं एक बार बता रही हूँ, जो इसके दिमाग में आ रहा है, चलने दो। आप बोल रहे हो कार्बन को यहाँ ले लूं, राइट? यस यहाँ मैम। पे हाइड्रोजन को ले लूं, यहाँ पे किसको लूं फिर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये CH4 बना लिया, ये CO2 बना लिया। यहाँ पे तो तुम C और H को कंबाइन करा रहे हो, यहाँ C और O को कंबाइन करा रहे हो, यहाँ पे HO को कंबाइन करा रहे हो, मैम H2 हो जाएगा ना वो तो फिर पानी बन जाएगा ना। मैम बात तो वही है ना, घुमा फिरा के। मैम वही हो गया है तो। मैम ऊपर भी तो वही हो रहा था। ठीक है, घुमा फिरा के देखो ना। आपने बोला CH के साथ यहाँ पे मैम H लिख दो, यहाँ पे C क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लो और इसके आप फिक्स मास के साथ कंबाइन करा दो, यही बोल रहे हो? रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है क्या? देखना, अगर आ रहा है तो फिर कर दो, ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर नहीं कर सकते हो। करें क्या इसको एक बार, जैसे लक्ष्य ने बोला? चलो, यस मैम। इसका मतलब पता है क्या है, जो ये मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि कार्बन इसके साथ ही करेगा, ऑक्सीजन इसके साथ ही करेगा, मतलब जैसा मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है। बाकी जैसा तुम बोल रहे हो वैसा करते हैं। तुम बोल रहे हो लक्ष्य कि मैम यहाँ पे हाइड्रोजन कर दो और यहाँ पे कर दो ऑक्सीजन, है ना? यस मैम। अब हाइड्रोजन जो है कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है और ऑक्सीजन भी कार्बन के फिक्स मास के साथ कंबाइन होके ये बना रहा है और ये बना रहा है इतना। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर 32 है तो 12 है। ठीक है, फिक्स कर दिया मास। तो हाइड्रोजन और वाटर, मतलब सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन से रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, तो ये कितना हुआ? 2, और ये कितना हुआ फिर? 16। मैम ये तो आ रहा है। मैम हाइड्रोजन सही है। सही है, क्लियर है, सही बोल रहा है लक्ष्य। मतलब ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपसे कोई बनवा के नहीं देखेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है, न्यूमेरिकल आएगा इस पे। लेकिन लक्ष्य के माइंड में जो चीज आई वो हमने ऐसे करके देखा, हो गया। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अभी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोबारा समझाने वाला? नो मैम। ओके, चलो जी, ये वाला क्वेश्चन फिर कर लेते हैं फटाक से, जल्दी देखो। ये भी बिल्कुल सेम है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अमोनिया, पानी एंड N2O3 इज गिवन एज गिवन बिलो। NH3 में देखो क्या है, ये देखो, लिख दूं क्या मैं यहाँ पे? N और O कंबाइन हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा ही दिख रहा है। हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा होगा, है ना, तभी वो NH3 बना रहा है और ये पानी बना रहा है। बोलो हाँ या ना? और जब ये आपस में कंबाइन हो रहा है तो ये N2O3 बना रहा है, राइट? चलो ठीक है। NH3 में 82.35% नाइट्रोजन का है और 70.65% हाइड्रोजन का है। तो मैं क्या लिखूंगी कि 80, देखना एक बार मैं क्या लिखूंगी कि इधर देखो, अगर मैं ये लिख दूं कि 17.65 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है? 82.35। मुझे क्या करना है? मास फिक्स करना है तीसरे वाले का। बोलो हाँ या ना? यस यस। तो मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होगा बताओ? निकाल लोगे? 4.67। ऐसे ही
अगर मैं इसका निकालूं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, तो मुझे ये दिख रहा है कि 11.1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, इतना, और 1 ग्राम कितना होगा, क्योंकि मुझे फिक्स करना है, फिक्स जो कर रहे हो वो सेम होना चाहिए मास। अगर एक इसका कर रहे हो तो एक ही इसका भी करना है, तो 88.9 बाय 11.1, राइट। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो एक आ रहा है 4.67, एक आ रहा है 8.01, तो इसका रेशियो क्या आएगा बच्चा? 1:2 आएगा आसपास, या 1.71 अगर मैं एग्जैक्ट चलूं तो। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, अब हमें चेक करना है जब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे, क्या उनके भी मासेस का रेशियो यही आएगा? निकाल दो फिर, N का O का निकाल दो। 36.85 रेशियो 63.15, सेम रेशियो आ जाएगा। हो गया? पल्ले पड़ा? लास्ट समझ वाला में नहीं पार्ट आया। फिर से बता दो। कौन सा समझ में नहीं आया बच्चे? मैम ऑलमोस्ट सारा ही नहीं आया शायद। लक्ष्य नहीं मेरे को बताया, उसको ही समझ में नहीं आया। देखो क्वेश्चन समझ लो, सोल्व तुम कर लोगे। देखो वो मैं डायग्राम दोबारा से बना देती हूँ, हो सकता है और बेटर तरीके से आए। एक मेरे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, राइट। दोनों क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ फिक्स मास से कंबाइन कर रहे हैं। तो आपको देखना है किस रेशियो में कंबाइन करेगा उनका मासेस, और जब ये आपस में कंबाइन होके ये बना रहे हैं तो कितने रेशियो में कंबाइन करेगा। अगर दोनों के मासेस का रेशियो सेम आया तो मतलब क्या हो गया, मेरा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रूव हो गया। बोलो यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो बस यही तो करना है। नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज दी हुई है बेटा? 82.35, और हाइड्रोजन की कितनी दी हुई है? 17.65%। ठीक है, इसमें कितनी दी हुई है हाइड्रोजन की? ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया, इसमें ऑक्सीजन की दी हुई है इतना और हाइड्रोजन की दी हुई है इतना। अब देखो ना, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को सेम करना पड़ेगा ना। बोलो हाँ या ना? यस मैम। लक्ष्य करना पड़ेगा। यस मैम। तो कैसे करोगे मैम? 82 आप ये बोलोगे मैम 17.65 ग्राम 82.35 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो 1 ग्राम कितने के साथ होगा? पता चल जाएगा, इतना नाइट्रोजन। यस मैम। ऐसे ही पानी के केस में कैसे करोगे जब पानी बन रहा है कि मैम 11.1 ग्राम 88.9 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, बट वी हैव टू फिक्स द मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ठीक है, इन विच नाइट्रोजन एंड कंबाइन विद दैट। तो 1 ग्राम कितने में होगा? 8.01 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ गया? 1:1.71। जब इसने किसी तीसरे फिक्स मास के साथ कंबाइन किया, और जब ये आपस में कंबाइन करेगा, वो रेशियो आपको दे ही रखा है नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, निकाल दो। अभी समझ में आया? यस मैम। पहले क्यों नहीं आया था लक्ष्य? मैम पहले मैम पता नहीं, अभी आ गया। चलो सबको आ गया लक्ष्य के अलावा? यस मैम। यस मैम। उसके बाद लास्ट लो, राजी हो जाओ, लास्ट लो है। क्योंकि बेटा क्या बोल रही हूं मैं शुरू से, 2 एलिमेंट लोगे, किसी तीसरे के फिक्स मास के साथ कंबाइन करोगे ना, तो जब तक तीसरे एलिमेंट का मास ही फिक्स नहीं होगा, तो हाउ कैन यू प्रूव दैट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? है ना चेतना? बोलो। लास्ट लो, इसके बाद छोड़ दूंगे तुम लोगों को। देखो वो ये बोल रहा है, बिल्कुल ना सिंपल सा लो है, इस पे ना कोई क्वेश्चन आया है आज तक, ना आएगा। लेकिन जब मैं आपको आगे स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशंस और लिमिटिंग रिएजेंट सिखाऊंगी ना, उसमें ये बहुत यूज होने वाली है ये बात। बाकी इसका क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में। वो ये बोलता है, गैल्यूसेक लो नाम है इसका, ठीक है, गैल्यूसेक लो नाम है इसका। वो ये बोल रहा है जो गैसेस हैं, गैसेस पे ही बेसिकली मैं बात करूंगी इस पे। जो गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? गैसेस कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। बस
provided all measurement should be done at the same temperature and pressure। मैम ये क्या बोल दिया, बहुत ही बकवास सा था। देखो जैसे मान लो मैं दो गैसेस ले रही हूँ, एक ले रही हूँ H2 और एक ले रही हूँ Cl2 और मुझे इससे मिल रहा है 2HCl, राइट। अगर मैं ये बोलूं कि मैं एक वॉल्यूम इसका ले रही हूँ, एक वॉल्यूम इसका ले रही हूँ, तो मुझे 2 मोल ही किसके मिलेंगे, मतलब 2 वॉल्यूम ही किसके मिलेंगे, HCl के। ऐसा नहीं है कि तुम 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला रहे हो, या ये तो ज्यादा खराब हो जाएगा, दूध की बेइज्जती कर रही हूँ मैं। 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला रहे हो तो आप कहोगे 3 लीटर है टोटल। नहीं, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। गाइलुसेक लॉ कहता है कि अगर एक वॉल्यूम H2 लोगे और एक वॉल्यूम Cl2 लोगे तो तुम्हें 2 मिलेगा। मैम आप कह रहे हो, आपने भी तो वही किया, ऐड कर दिया दोनों को। तो यहाँ पे बच्चों को हो जाते कंफ्यूजन कि 1 + 1 2, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसके लिए एक और एग्जांपल दिखाती हूँ तुम लोगों को। ये पढ़ा है तुमने कभी, N2 + 3H2 से 2NH3 पढ़ा है ये 10th में इक्वेशन? पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा। मतलब जब आप एक वॉल्यूम N2 का लोगे और 3 लोगे H2 का, तब जाके आपको क्या मिलेंगे, 4 NH3 नहीं मिलेंगे, 2 वॉल्यूम मिलेगा NH3 का। समझे कि नहीं समझे? यही कहता है बैलेंसिंग हो गई। हाँ जी बेटा, मैम ये तो मैम बैलेंसिंग बैलेंसिंग करके होगा ना। हाँ तभी तो आप बता पाओगे, बिना बैलेंसिंग के नहीं बता पाओगे। इसी को तो यूज करके मैं आपको आगे स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशंस कराऊंगी। बिकॉज जब तक आपके पास बैलेंस नहीं होगी इक्वेशन, आप नहीं बता पाओगे कितना कितने के साथ कंबाइन होके कितना मिलेगा। समझ रहे हो? बोलो हाँ या ना। अगर एक वॉल्यूम N2 का ले रहे हो और 3 वॉल्यूम H2 का ले रहे हो तो कितने मिलेंगे, 2 में। यानी कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर, ध्यान से सुनना, 2 वॉल्यूम ऑफ NH3, यानी कि आपको एक वॉल्यूम तो भैया चाहिए N2 का और 3 चाहिए H2 के वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो इन लीटर हो सकता है। अगर 1 लीटर N2 ले रहे हो और 3 लीटर H2 ले रहे हो तभी जाके आपको 2 लीटर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। मैम बैलेंसिंग करके जो नंबर इस कंपाउंड के आगे आएगा उतने वॉल्यूम होगा जी। अगर मैं इसको Okay, मोल ma'am. की टर्म्स में बोलूं तो मैम 1 मोल N2 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके मुझे 2 मोल अमोनिया के दे रहा है। अगर मैं मॉलिक्यूल्स की टर्म में बोलूं तो मैम 1 मॉलिक्यूल N2 3 मॉलिक्यूल H2 के साथ कंबाइन होके मुझे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 दे रहा है। बोलो कितनी चीजें निकल गई एक केमिकल इक्वेशन से। आपने मोल का पता लगा लिया, आपने वॉल्यूम का बता दिया, आपने मॉलिक्यूल्स का बता दिया। मैम एक बार मॉलिक्यूल का फिर से बोलना। 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 कंबाइन कर रहा है 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2, तो मुझे मिल रहे हैं 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के। मोल के लिए बोलूं तो 1 मोल N2 कंबाइन हो रहा है 3 मोल H2 के साथ, तो मुझे कितने मोल मिल रहे हैं, जल्दी बोलो। 2 मोल। ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी। यस मैम। यस प्रताप सिंह के मैम एक बार और बता दो। अच्छा आकांक्षा, देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है जो तुम 10th में पढ़ के आए हो, वो बोलता है कि जितने भी मैटर है, मतलब सारा मैटर, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, जिसको उसने क्या नाम दे दिया था आकांक्षा? एटम। एटम का नाम दे दिया था। फिर वो सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि एक एलिमेंट का, सपोज सोडियम है, उसके जो एटम्स होंगे सारे के सारे साइज मास में क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है वो क्या करेंगे, साइज मास में डिफर करेंगे और दूसरी प्रॉपर्टीज में भी। फिर वो कह रहा है कि एटम जो है उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, उसको आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। फिर आप बोल रहे हो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन करेंगे सिंपल होल नंबर रेशियो। अभी बताया ना मैंने, H2O 2:1 में कंबाइन करेंगे। ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, जब आप इसको कंबाइन कराओगे तो एक होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। फिर वो बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन जब होती है तो एटम या तो कंबाइन होते हैं या अलग हो जाते हैं या बिछड़ जाते हैं या रीअरेंज हो जाते हैं। बस सिंपल ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलती है। मैम ये आएगी क्या पेपर में? नहीं आएगी। और बोलो, आगे चलो। यस मैम। चलो
अब बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बच्चा। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है केमिकल इक्वेशन की, जो आप 10th में बैलेंसिंग सीखते थे उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम 11th में सीखेंगे। अगर आपको कोई केमिकल इक्वेशन दी हुई है तो आप उससे बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हो। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 2 मॉलिक्यूल अमोनिया 1 मॉलिक्यूल N2 दे रहा है और 3 मॉलिक्यूल H2 दे रहा है। मोल की टर्म्स में बोलूं तो 2 मोल अमोनिया क्या दे रहा है मुझे, 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल, जल्दी बोलो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। घबरा क्यों रहे हो, बोलो ना। अगर मैं मान लो ये लिख दूं H2I2 2HI, इसका मतलब क्या समझोगे कि 1 मॉलिक्यूल H2 1 मॉलिक्यूल I2 के साथ कितने दे रहा है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एक आयोडाइड। मोल, 1 मोल H2 1 मोल I2 कितने मोल HI दे रहा है, जल्दी बोलो। 2 मोल। 2 एक मोल। वॉल्यूम H2 1 वॉल्यूम I2 कितना वॉल्यूम दे रहा है HI का, जल्दी 2 बोलो। वॉल्यूम। 2 मोल। प्रेशर H2 का, एक प्रेशर I2 का मिलके 2 प्रेशर किसके हो रहे हैं, HI। अच्छा और इसी को ही क्या बोला गया, एवोगैड्रो लो। देखो जो आपका गैलू-सेक लो था उसने तो सिर्फ वॉल्यूम के बारे में बताया, लेकिन जो हमारे एवोगैड्रो भैया जी थे उनका जो प्रिंसिपल था, उनका जो लो था, वो ये बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर किसी का वॉल्यूम सेम है तो उसमें मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ गए? यस मैम। मैम once more एक बार और रिपीट कर दो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अगर आप एक वॉल्यूम ले रहे हो किसका, H2 का, एक वॉल्यूम ले रहे हो I2 का, तो उसमें मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। समझे कि नहीं समझे? यस अगर मैम। अगर मान लो आप 22.4 लीटर ले रहे हो H2 का और 22.4 ले रहे हो I2 का, तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 23। इसमें भी कितने होंगे I2 में, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 23। नाउ यस। क्लियर? यस मैम। ओके। हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने के लिए कौन सी बुक सही रहती है? प्रदीप ले लो बेटा। कौन सी मैम? प्रदीप, ये वाली दिखाऊं क्या शक्ल? यस मैम। मैम एसर अरोरा। SN धवन, ओ सॉरी फिजिक्स की है। ये वाली, ये मेरे टाइम की है। हालत देख रहे हो इस बुक की, ये देखो पूरी फटी हुई है, मतलब बीच बीच में से सारी जगह पेज निकले हुए हैं। ये आई थिंक क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा क्या? नो मैम क्लियर नहीं दिख रहा। अच्छा, वो मैंने आई थिंक वो किया हुआ ना, एक मिनट रुको।